collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country? हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो अमित शाह जी नास्टी और नोटी हैं। और क्या है उस ग्रीन फाइल में जो ममता दीदी आनन फानन में भागती हुई आती हैं दलबल के साथ, दफ्तर में घुसती हैं आईपैक के, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के, और वहां से हार्ड ड्राइव, लैपटॉप और कुछ फाइलें और दस्तावेज, डॉक्यूमेंट लेके भाग जाती हैं। थोड़ा सा इस मामले के बैकड्रॉप में चलते हैं। 2020 में 27 नवंबर 2020 को यह मुकदमा लिखा जाता है। किस मामले में लिखा जाता है? सीबीआई हैंडओवर, सीबीआई लिखती है, सीबीआई इसकी जांच कर रही थी। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, कनस्तूरिया एंड कजोरा, डिस्ट्रिक्ट आसनसोल में ये बड़ी विशाल कोल माइन पड़ती हैं। कोल माइंस को लेकर पहले मूवीज भी बहुत साउदर्न इंडिया की आ चुकी हैं। तो वहां पर साहब एक चीज राज खुलता है कि इस कोल फाइन से, जैसे खनन माफिया होता है, सैंड माफिया होता है, आप लोगों ने सुना होगा, उसी तरह ये कोल माफिया था जो वहां पर खनन कर रहा है। इल्लीगल ट्रक की जो पर्ची कटती है, जो तुलता है, वो कुछ नहीं हो रहा है, और करोड़ों करोड़ों का ये गेम हो रहा है। जब ये बात नजर में आती है तो सीबीआई इस मामले को ले लेती है 2020 में। अफसोस की बात यह है कि ये जो ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का मामला है, इसने एक क्रॉस सेक्शन ऑफ करप्ट इंडियन सोसाइटी का जो पर्दाफाश किया है साथियों, वो देखने वाला है। आपको पता है इसमें डायरेक्टर सुनील कुमार जी अंदर, सीआईएसएफ के लोग अंदर, वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड अंदर, इसमें नेता अंदर, इसमें चीफ मैनेजर कोल लिमिटेड के अंदर, इसमें जनरल मैनेजर अंदर, इसमें सब प्रकार के लोग अंदर। ये परफेक्ट केस है अबाउट दी करप्शन जो हमारी रगों में लहू की तरह दौड़ रहा है साथियों। फिर इसमें वेस्ट बंगाल के लॉ मिनिस्टर से पूछताछ हो चुकी, कई एमएलए से पूछताछ हो चुकी। फिर उसके बाद आते आते 2021 में अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी से पूछताछ हो चुकी। सीनियर एक थे ज्ञावंत सिंह, सीनियर आईपीएस ऑफिसर, उनसे पूछताछ हो चुकी। और 2022 में ताबड़तोड़ रेड्स होती हैं और 12 या 18 करोड़ रुपए और ज्वेलरी साथियों बरामद होती है। जब मैटर सीबीआई के पास आ जाता है और ये स्टैब्लिश होता है कि हाँ इस तरह से कोल की खुली चोरी हुई है, तो ये मैटर ईडी के पास आ जाता है। ईडी देखता है मनी लॉन्ड्रिंग के, जो आपने अवैध पैसा कमाया उसको किस तरह से घुमा के आपने कहां यूज किया या कहां पर इन्वेस्ट किया। फिर चीजें सामने आनी शुरू होती हैं कि साला हवाला, सब मामला ये हवाला ट्रांजैक्शन से हुआ, शेल कंपनीज में पहुंचा, फिर वहां से घूम के ये पैसा आया। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि ये पैसा टीएमसी के जो गोवा का चुनाव हुआ था उसमें लगा था। पैसा ये कितना इन्वॉल्व है ये कोई फिगर सामने नहीं आ पा रहा। कल रात से पढ़ रहा हूं, 100 करोड़ भी पढ़ने को मिल रहा है, 200 भी मिल रहा है, 500 700 भी मिल रहा है, पर हां मैटर ये करोड़ों का है। अब कल क्या हुआ? कुल मिलाकर 40-41 लोग इसमें अभी भी चार्जशीटेड हैं और बंद है। इतना बड़ा मैटर है, आज से नहीं चल रहा है, पहले से चल रहा है। अब एक साहब हुआ करते हैं प्रतीक जैन, ये 2014 में प्रशांत किशोर की टीम में 2013 में हुआ करते थे। आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जो प्रशांत किशोर ने जिसका गठन किया था। और उस टाइम ये जरा पीछे हुआ करते थे, तो जब 2014 में प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी जी के साथ थे। उसके बाद 2021 आते आते प्रशांत किशोर एंड टीम हो गई ममता बनर्जी के साथ, और 2021 में जो इन्होंने चुनाव जीता उससे इनका रुतबा वेस्ट बंगाल में बहुत बढ़ गया। उसके बाद प्रशांत किशोर अलग हो जाते हैं अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए, और जो ये आईपैक थी इसकी कमांड संभाल लेते हैं प्रतीक जैन। फिर प्रतीक जैन सिर्फ एक कंसल्टेशन
रिगार्डिंग इलेक्शंस, रिगार्डिंग आपकी पोस्चरिंग, आपकी क्या नीति होनी चाहिए, कैसे स्पीच होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। उसके अलावा ये टीएमसी के एक तरह से आईटी सेल के हेड भी बन जाते हैं, और फिर ये धीरे धीरे एक कंसल्टेंसी नहीं रहती, ये पूरी आईपैक टीएमसी से के हिसाब से ही रन होने लगती है डे टू डे उनकी एक्टिविटी में। और इसके चलते प्रतीक जैन जो आईआईटी मुंबई का पास आउट है, उसका धीरे धीरे कद बढ़ जाता है, और वो कद यहां तक पहुंच जाता है कि उसके यहां जब ईडी की रेड होती है, ये रेड को मिला के 10 जगहों पर हुई है, दिल्ली में भी हुई है, वेस्ट बंगाल में भी हुई है, आईपीएफ के ऑफिस में भी हुई है, प्रतीक जैन के घर पर भी हुई है। तो ममता दीदी भाग के आनन फानन में जाती हैं, घुसती हैं, और घुसने के बाद वहां पर ईडी वालों को किनारे हटाकर जो फाइल, हार्ड ड्राइव, लैपटॉप, इवन रिपोर्ट बता रही हैं प्रतीक जैन के 3 मोबाइल, ये सब अपनी कस्टडी में कर लेती हैं, स्नैच्ड, छीन लेती हैं, और छीन के बाहर आके अमित शाह को नास्ती हैं, नोटी हैं, ये है वो है। और जो राज बताती हैं वो ये बताती हैं कि इसमें सारा हमारा 2026 का आने वाले वक्त का डेटा था इस ग्रीन फाइल में। क्या था? जो हम नए वोटर्स के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं वो था, जो हमने वोटर्स क्रिएट करवाए हैं, किस किस एरिया में करवाए हैं, क्रिएट मतलब एसआईआर के थ्रू ही करवाए हैं, वो हमने किस किस एरिया में करवाए हैं, आने वाले टाइम में विधानसभा में कौन सी विधानसभा से कौन कौन 3 संभावित हमारे प्रत्याशी होंगे, उनके इसमें नाम हैं, हमारी पोल स्ट्रैटेजी इसमें है, कौन कौन से हमारे मुख्य बिंदु होंगे चुनाव में वेस्ट बंगाल से जुड़े, उसकी लिस्ट इसमें है। तो वगैरह वगैरह। उनके कहने का मतलब यह था कि इस ग्रीन फाइल में पूरी मेरी राजनीतिक किस्मत, मेरी राजनीतिक मेहनत दबी और छुपी हुई है, और अगर ये ईडी के हाथ पड़ जाती तो हमारा चुनाव खत्म हो जाता, कहीं का नहीं रहता। यह है इस पूरे शॉर्ट में, शायद 7-8 मिनट में मैंने एक पूरा स्टार्टिंग से लेके एक इसको बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। अब 2 बातें बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये रेड जो है ये राजनीति से प्रेरित है, 2026 से के चुनाव से लेके प्रेरित है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी ऐसी गलती नहीं करेगी कि ऐसे मौके पर ये रेड कर कर वो एक सेंटिमेंट को अपने अगेंस्ट करे। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, साफ सुन ले लोग, पहला। और दूसरा, जो लोग कहते हैं कि ईडी के दम पर ही हर चीज होती है, तो ना महाराष्ट्र, ना हरियाणा, ना बिहार, इन चुनाव से पहले किस किस की यहां ईडी रेड हो गई, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। यह बात तो हो गई बीजेपी के पक्ष की। अब आप विपक्ष की बात भी सुन लीजिए। साहब एक बात बताइए, जो भी बंगाल में हुआ है क्या ये नया हुआ है? यहां तो भैया प्लेन हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करने दिया गया था, यहां तो सीबीआई को बंधक बना लिया गया था, यहां तो एक क्षेत्र नेता ने ईडी को मार मार के गाड़ी तोड़कर वो अपनी जान बचाकर भागे थे। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को या सेंट्रल एजेंसी को यह भी इल्म नहीं था कि इतनी बड़ी रेड जो प्रतीक जैन का जो इस टाइम वहां की राजनीति में कद है और 2026 से जुड़े मैटर में वो पूरा इनका चीफ इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट है, उसके घर में जब रेड होगी, उसके दफ्तर में जब रेड होगी, वहां पर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चलिए ममता बनर्जी आनंद फानन में भाग कर आ जाएंगी वहां पर और फाइलें छीन लेंगी, चलिए हम मान लेते हैं कि ये चीज जहन में नहीं आई होगी, लेकिन भाई ये भी आपने मान लिया इतिहास को देखते हुए कुछ नहीं होगा। ना ना ना, मैं ये नहीं मान सकता कि सरकार और ईडी में इतनी कम अकल है कि वो कहें वहां पे कुछ नहीं होगा, जाओ रेड करो, अपने दस्तावेज लेकर वापस आ जाओ। वो बात अलग है कि रेड नहीं रुकी, लेकिन कहा जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर ममता बनर्जी चली गई। लगने मुझे ये लगा है कि शायद सरकार, मैंने दोनों पॉइंट बता दिए आपको, जानती भी थी ये होगा, और अब सरकार को भी ये लगने लगा है कि यार ममता बनर्जी का जो अराजकता है, जो बवाल है, जो इसके तौर तरीके हैं, ये जितने बढ़ जाएं
और जितना एक्सपोज हो जाए उतना आने वाले चुनाव में हमको शायद इसकी कंडक्ट को देखते हुए हमें पॉलिटिकल फायदा हो सकता है। तो दोनों बातें मैंने बता दी। ना ईडी की रेड ये मुझे पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रही है, ऐसी गलती गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ईडी के थ्रू गवर्नमेंट नहीं करेगी। और दूसरा, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि गवर्नमेंट का ईडी को पता ही नहीं था कि यहां पर बवाल होगा ही नहीं। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पे अपने कमेंट दीजिएगा। हमेशा चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म को न्यूट्रल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।